हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी CUET। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 PYQ क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है अल्टरनेटिंग करंट से। तो आज हम 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आए हुए हैं 2023 एंड 24 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एन AC सर्किट कंटेन्स 4 ohm resistance वायर इन सीरीज विद एन इंडक्टेंस coil ऑफ रिएक्टेंस 3 ohm। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में कनेक्टेड है एक इंडक्टेंस कॉइल से, जिसका रिएक्टेंस है 3 ओम। तो इसका टोटल का हमें जो है सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 7 ओम, 5 ओम, 1 ओम एंड 4/3 ओम। तो यहाँ पर हमें गिवन है R इक्वल टू 4 ओम एंड XL इक्वल टू 3 ओम। तो जो इम्पीडेंस होता है, इसका जो फार्मूला होता है, ये हमें याद होना चाहिए। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट Z इक्वल टू हो जाएगा R² प्लस XL का स्क्वायर का रूट। तो ये हमें मिल जाएगा 4² प्लस 3 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 16 प्लस 9, ये मिल जाएगा 25 का रूट। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 5 ओम। तो जो इम्पीडेंस है ये निकल के आ जाएगा 5 ओम। तो हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा 5 ओम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अ कैपेसिटर एंड अ कॉइल having a resistance R in series are connected to a 6-volt AC source. By varying the frequency of the source, maximum current of 600 milliampere is observed if the same coil is now connected to a cell of EMF 6 volt and internal resistance of 2 ohm. The current through it will be। तो यहाँ पर हमें जो है कैलकुलेट करना है करंट, जब जो क्वाइल है उसको हम कनेक्ट कर देंगे सेल से जिसका ईएमएफ है 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम। तो यहाँ पर हमें पहले गिवन है केस फर्स्ट। यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्टेड है एक कैपेसिटर से और एक क्वाइल से। और यहाँ पर जो वोल्टेज है ये है 6 वोल्ट AC सर्किट का। वाई वेरिंग द फ्रिक्वेंसी, जो मैक्सिमम करंट यहाँ पर मिलता है आई मैक्सिमम, ये हमें मिलता है 600 मिली एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा? जब हमारा सर्किट क्या होगा, रेजोनेंस पे होगा। एट रेजोनेंस Z इक्वल टू, जो इम्पीडेंस है सर्किट का, ये इक्वल टू हो जाता है रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पर V गिवन है, I गिवन है, हमें R की वैल्यू मिल जाएगी V अपॉन I मैक्सिमम 6 डिवाइड बाई 600 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 6 इंटू 10⁻³ 100 मिल जाएगा, ये ऊपर 1000 मिलेगा डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से मिल जाएगा 10 ओम। ये हमें मिल गया रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो केस सेकंड है, इस कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं एक सेल से जिसका ईएमएफ है 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो यहाँ पर करंट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 10 ओम प्लस 2 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस तो 12 ओम हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो वोल्टेज है बैटरी का ये हमें गिवन है 6 वोल्ट। तो I इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर V अपॉन RT। तो 6 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन एन LCR सर्किट, सीरीज सर्किट है ये, सोर्स ऑफ EMF इक्वल टू 30 साइन 100t। तो E इक्वल टू होता है ये E0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको कंपेयर करेंगे हम। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है एंड कैपेसिटेंस गिवन है। 100 माइक्रो हेनरी एंड ये है 100 माइक्रो फैरेड। The numerical value of the impedance, the numerical value of resistance, the numerical value of capacitive reactance and the numerical value of inductive reactance। तो इसको हमें अरेंज करना है क्वांटिटीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है ये है 120 ओम। एक्स यानी हमें निकालना है यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा 100 और एल यहाँ पर गिवन है 100। तो 100 इंटू 100 और जो माइक्रो हेनरी है इसको हेनरी में बदल लेंगे तो 10⁻⁻⁶। तो ये हमें मिल जाएगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये मिल जाएगा 0.01 ओम। एक्सएल मिल गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। तो ये होता है 1/ओमेगा सी। तो ये हमें मिल जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 100 ओम। इसके बाद हमें निकालना है टोटल इम्पिडेंस। Z इक्वल टू होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा ये हमें 120 का स्क्वायर प्लस 0.01 माइनस 100 का स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 120 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 156 समथिंग ओम। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो इम्पिडेंस है वो रेजिस्टेंस है, ये होता है इम्पिडेंस का। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस यानी सबसे ज्यादा हो गया ए का। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ होगी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की, सबसे अधिक हो गया जेड, फिर आर, इसके बाद हो गया एक्स सी और सबसे कम एक्स एल। तो यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे हम तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फॉर अ सीरीज LCR सर्किट एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर विल बी। तो जो LCR सर्किट है, सीरीज LCR सर्किट, इसमें जो है रेजोनेंस की कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पर हमें जो है पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन गिवन है 0, 1, 0.2 एंड 0.5। एट रेजोनेंस एक्स एल इक्वल टू होता है एक्स सी। इसका मतलब जो इम्पीडेंस है दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस है ये हमारा जो है क्या होता है, प्योरली जो है रिएक्टिव होता है। द इम्पीडेंस इज प्योरली resistive that means
द फेज एंगल फाई इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां से जो पावर फैक्टर होता है इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। पावर फैक्टर ये होता है कॉस पाई। तो यहां से मिल जाएगा हमें कॉस 0, ये मिल जाएगा कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, 1 मिलेगा पावर फैक्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। A 50 hertz AC current of crest value 1 ampere flows through the primary of the transformer. If the mutual inductance between the primary and secondary be 0.5 Henry, the crest voltage induced in the secondary is, fill in the blank with the correct answer from the option given below. तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है एसी करंट की ये हमें गिवन है 50 हर्ट्स, और जो करंट की वैल्यू है मैक्सिमम करंट आई नॉट ये गिवन है हमें 1 एम्पियर। म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर गिवन है एम 0.5 हेनरी। अब हमें जो है वोल्टेज निकालना है सेकेंडरी कॉइल में, यानी मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है जो इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी कॉइल में कितना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 75 वोल्ट, 150 वोल्ट, 100 वोल्ट एंड 200 वोल्ट। तो जो आई पी होती है प्राइमरी करंट होती है ये इक्वल टू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर हम डी आई पी अपॉन डी टी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये हमें मिल जाएगी आई नॉट ओमेगा। ओके, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 50, तो मिल जाएगी 100 पाई। ना जो सेकेंडरी वोल्टेज निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी एम डी आई पी अपॉन डी टी की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.5 इंटू 100 पाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 50 पाई और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो अप्रोक्सीमेटली 157 मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 150 के अराउंड हमें मिलेगा, वोल्ट के अराउंड सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा कॉइल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन एन एसी सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाई π/2 द सर्किट इज। तो यहाँ पर जो एसी सर्किट है इसमें जो करंट है ये लीड कर रहा है वोल्टेज से π/2 एंगल पर। तो हमें सर्किट बताना है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये प्योरली रेजिस्टिव होगा या शुड हैव सर्किट एलिमेंट विद रेजिस्टेंस इक्वल टू रिएक्टेंस, या जो है प्योरली इंडक्टिव होगा या प्योरली कैपेसिटिव होगा। तो यहाँ पर जब प्योरली रेजिस्टिव होता है सर्किट हमारा तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज नो फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देयर इज नो फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये तो होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगा। इन प्योरली इंडक्टिव circuit the current lags voltage by π/2। तो यहाँ पर जो है प्योरली इंडक्टिव भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इन प्योरली कैपेसिटिव
circuit, the current leads the voltage by pi by 2। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैच द लिस्ट फर्स्ट ग्राफ ऑफ अपोजिशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी विद लिस्ट सेकंड सर्किट करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर ग्राफ गिवन है, इधर हमारा जो है इम्पीडेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस गिवन है। तो सबसे पहले देखेंगे हम रेजिस्टेंस में। यहाँ पर तो रेजिस्टेंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है 0। तो यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा हमें ये मिलेगा कांस्टेंट। तो जो ये है ये मैच कर जाएगा फर्स्ट से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए देखेंगे तो यहाँ पर होता है एक्स सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा सी होगा, यहाँ पर एल नहीं होगा। तो एक्स सी जो है फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो एक्स सी जो है हमारा यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटिव है सेकंड वाला ये हो जाएगा सी का, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो ग्राफ मिलेगा ये हमें इस तरीके से मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए मिलेगा हमें ग्राफ एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो यहाँ पर एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के। तो यहाँ पर जैसे ही फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी एक्स एल भी इंक्रीज करेगा। तो ये जो थर्ड वाला है इसके लिए पी मैच करेगा। पी के लिए हो गया थर्ड। एंड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस होता है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर और इसके पूरे का रूट। तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा पैराबोलिक यानी यू शेप्ड में। तो फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट, यानी डी का हो जाएगा फर्स्ट। और रेजिस्टेंस यहाँ पर ये गिवन है, ये पहले का है तो यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्थ। ओके, इसको हमें ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट बी। यानी ये जो ग्राफ मिल रहा है ये मिल रहा है रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये ग्राफ मिलेगा हमें एक्स एल के लिए, ये मिलेगा एक्स सी के लिए और ये मिलेगा इम्पीडेंस के लिए जेड के लिए। तो इनको मैच करना है तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, the same current is flowing in two AC circuits. The first circuit contains a pure inductor and the second a capacitor. If the frequency of the AC is increased, then the current will। तो यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें जो है इंडक्टर लगा हुआ है और दूसरे में कैपेसिटर। तो जब हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं एसी सर्किट की तो जो करंट होता है ये इंक्रीज करेगा इन फर्स्ट बट डिक्रीज इन सेकेंड, increases in both and decrease in both, decrease in the first and increase in the second। तो इंडक्टेंस जिसमें लगा हुआ है तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्स एल, ये होता है ओमेगा एल। तो यहाँ पर एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के। और यहाँ पर क्या होता है जो आई है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंस के। तो आई जो इंडक्टेंस के लिए आई हो गया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रिक्वेंसी के। तो जो इंडक्टेंस होगा इसमें करंट जो है डिक्रीज करेगी अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है यहाँ पर।
दूसरा केस हो गया हमारा कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पर एक्स सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। तो यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर आई है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्स सी के। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी फ्रिक्वेंसी के। तो अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर जो करंट है ये इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा, यानी फर्स्ट में जो है करंट डिक्रीज करेगी और सेकंड में करंट इंक्रीज करेगी। Question number 9. In an AC generator, when the plane of the armature is perpendicular to the magnetic field, what will be the magnitude of the magnetic flux passing through the coil and the EMF induced in the coil B? तो जो AC जनरेटर है इसमें जो आर्मेचर है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कॉइल में ये कितना होगा, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, बोथ द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ आर मैक्सिमम, both the magnetic flux and induced EMF are zero. The magnetic flux is zero and the induced EMF is maximum. The magnetic flux is maximum and the induced EMF is zero. तो यहाँ पर जो फ्लक्स होता है इसका जो फार्मूला होता है ये होता है एन बी ए कॉस फाइव। यहाँ पर एन नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ द आर्मेचर हो गया। तो यहाँ पर जो फाइव गिवन है हमें फ्लक्स, इसको थीटा एंगल मान लेते हैं हम, फाइव है हमारा फ्लक्स। तो यहाँ पर जो थीटा एंगल होगा ये होगा 0 डिग्री। तो यहाँ से हमें एन बी ए मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मैक्सिमम, यानी फ्लक्स होगा मैक्सिमम। अगर यहाँ से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं तो ये हमें मिलता है d∅/dt। तो यहाँ से मिल जाएगा ये एन बी ए साइन थीटा, और जब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ये साइन 0। तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। A transformer has an efficiency of 80%. It works at 3 kilowatt and 120 volt. If the secondary voltage is 240 volt, what will be the secondary current? तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इसकी एफिशिएंसी हमें गिवन है 80%, और जो इनपुट पावर है ये हमें गिवन है 3 किलो वाट, एंड यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है ये हमें गिवन है 120 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, हमें जो है यहाँ पर सेकेंडरी करंट को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर हमें 2.5 एम्पियर, 12.5 एम्पियर एंड 25 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है ये हमें गिवन है 80%। इसको हम लिख सकते हैं 80 डिवाइड बाई 100। पी आई हमें गिवन है ये है 3 किलो वाट, इसको हम लिख सकते हैं 3000 वाट। एंड जो इनपुट वोल्टेज है ये हमें गिवन है 120 वोल्ट। तो यहाँ से इनपुट करंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगी P इक्वल टू होता है VI। तो यहाँ से हो जाएगा PI/VI इक्वल टू हो जाएगा ये 3000 डिवाइडेड बाई 120
तो ये हमें मिल जाएगा 25 एम्पियर। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी वोल्टेज हमें गिवन है 240 वोल्ट। तो जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ये होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा VS IS डिवाइडेड बाई II एंड VI। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे हम 240 इंटू IS, और ये हो जाएगा 25 इंटू 120। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 मिल जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा हमारा 80 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो जाएगा 2IS डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से IS की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, सेकेंडरी करंट की वैल्यू। तो ये हमें मिल जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 5 5 जा 5 2 जा एंड 2 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 एम्पियर। सेकेंडरी करंट मिल जाएगी 10 एम्पियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 25 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 0.10 Henry inductor and 25 ohm resistor are connected in series with an AC source of EMF equal to 310 sin 314t. What is the frequency of AC source? तो यहाँ पर हमें AC सोर्स की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये हमें गिवन है 310 sin 314t। तो इसको हम कंपेयर करेंगे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ से ओमेगा हमें मिल जाएगा 314, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। तो यहाँ से f की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये मिल जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हर्ट्ज हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में यहाँ पर हमें गिवन है इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस। तो जो रेजोनेंस होता है यहाँ पर LCR सर्किट में, तो यहाँ पर Z इक्वल टू हो जाता है R के, क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये इक्वल हो जाते हैं। तो ये मिनिमम होता है यहाँ पर। तो पहला जो है ए मैच करेगा पहले से। तो यहाँ पर ए जो है ये मैच कर रहा है फर्स्ट से। दूसरा है फॉर अ सीरीज एलसी सर्किट। तो सीरीज एलसी सर्किट के लिए जो करंट होगा पूरे सर्किट में ये सेम होगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द एलसी ये जो है 180 आउट ऑफ फेज होगा। तो यहाँ पर जो है बी मैच करेगा सेकंड से, यानी इसमें जो वोल्टेज होगा अक्रॉस एल एंड सी आर 180 आउट ऑफ फेज। सी है फॉर अ पैरेलल एलसी सर्किट। तो इसमें जो है वोल्टेज सेम होगा पैरेलल सर्किट में, और जो करंट होगा एलसी में ये जो है 180 आउट ऑफ फेज होगा। तो सी मैच कर जाएगा फोर्थ से। डी है अ रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट। तो यहाँ पर जो रिएक्टिव कैपेसिटेंस होता है, यानी ये हमें मिल जाएगा एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और डीसी के लिए जो ओमेगा होता है
ये होता है 0। तो जो XC है ये मिल जाएगा हमें इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो D है ये मैच करेगा थर्ड से। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा C। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एन AC voltage is applied to a resistor of a resistance 5 ohm and an inductor having inductive reactance of 5 ohm connected in series. The phase difference between the applied voltage and the current in the circuit. तो जो AC वोल्टेज है ये अप्लाई किया गया है एक रेजिस्टेंस पर जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, और एक इंडक्टर पर जिसका रिएक्टेंस है 5 ओम। ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो फेज डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर गिवन है हमें रेजिस्टेंस 5 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 5 ओम। तो जो फेज डिफरेंस होता है फाइव इक्वल टू होता है tan इनवर्स XL अपॉन R। तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 5 डिवाइड 5, तो 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 5 इक्वल टू हो गया π/4। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस मिलेगा ये मिलेगा π/4। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसमें कौन सी क्वांटिटी है ये इंक्रीज करेगी। ऑप्शन गिवन है पावर, करंट, फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो वोल्टेज होता है प्राइमरी कॉइल में अधिक होता है और सेकेंडरी कॉइल में कम होता है, इसीलिए हम जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इनपुट पावर होती है और जो आउटपुट पावर होती है ये सेम रहती है। यहाँ पर क्या होगा, PP/IP इक्वल टू IS/VS, ये सेम होगा। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है IP/IS ये निकल के आएगा VS/BP। तो यहाँ पर जो है BS लेस देन है BP से, तो BS/BP हो जाएगा लेस देन 1। तो यहाँ पर हो जाएगा IP/IS लेस देन 1। तो यहाँ पर जो है IP लेस देन हो जाएगा IS से। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो IS सेकेंडरी करंट है ये इंक्रीज कर जाती है। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसमें करंट क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।